1905 तक हमने बतलाया था कि लॉर्ड कर्जन के कालखंड में 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया। और ये घटना किसके समय की है? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। और बंगाल को बांटने के पीछे उसने अपना जो लॉजिक दिया था वो कहा था कि प्रशासन में सुविधा के आधार पर हम बंगाल को दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। उसमें एक रखा पूर्वी बंगाल और एक रखा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी कल भी ढाका और आज भी तुम्हारा पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। पूर्वी बंगाल की राजधानी जो ढाका रखा और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो बंगाल से अलग होने का मांग उठाया जा रहा था किसके द्वारा? बिहार और उड़ीसा। कौन कौन? बिहार और उड़ीसा की ये मांग थी कि बंगाल से हम लोगों को अलग कर दिया जाए क्योंकि प्रशासन में असुविधा होती है। लेकिन मज़ेदार पहलू तो ये हुआ कि उसने बंगाल को जो बांटा, उस बंगाल के बंटवारे में बिहार और उड़ीसा दोनों की राजधानी कल भी, बिहार और उड़ीसा दोनों की राजधानी कल भी कलकत्ता, आज भी कलकत्ता। तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटा है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं। मांग बिहार और उड़ीसा का था कि हमको बंगाल से अलग कर दिया जाए, लेकिन बिहार और उड़ीसा की राजधानी कल भी कलकत्ता, आज भी कलकत्ता। तो वही सवाल उठना आरंभ हुआ कि आपने जो बंगाल को बांटा है वो बंगाल को बांटे जाने का आधार क्या है? बात समझ में आया कि किसकी सुविधा के लिए आपने बांटा? तो इसका कोई जवाब लॉर्ड कर्जन को नहीं था। स्वाभाविक है, जब इसका विश्लेषण किया जाने लगा तो पाया कि बंगाल की आबादी उन दिनों थी 7,85,00,000 और 7,85,00,000 में एक हिस्सा जिसका नाम पड़ा क्या? पूर्वी बंगाल, और एक हिस्सा पड़ा पश्चिम बंगाल। उसमें पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा रखा गया और पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को आश्वस्त किया गया कि तुम्हारी हर मांग क्या की जाएगी? पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि तुम संख्या में यहाँ ज़्यादा हो। वहीं पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कहा गया कि तुम बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच हो, कभी भी तुम सुरक्षित नहीं रह सकता। यही कारण था कि एक और जहाँ पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में असुरक्षा का भाव भरा, वहीं पूर्वी बंगाल के मुसलमानों के मन में राजनीतिक लाभ प्रदान किए जाने की बात कही। हलचल होना था, हलचल हुआ। बंगाल विभाजन का पुरजोर तरीके से विरोध होना आरंभ होता है। पहली बार भारतीयों ने बंगाल विभाजन का विरोध करना आरंभ किया। लोग गंगा में डुबकी लगाते, हिंदू मुसलमान के हाथ में और मुसलमान हिंदू के हाथ में राखी बांध करके अपनी एकता का परिचय देते थे। परिणाम यह हुआ कि बंगाल विभाजन जो था एक प्रकार से राष्ट्रीयता के वाहक के रूप में आ गया। पहली बार भारत में स्वदेशियत की बात आई। ये पूछता भी है मेंस में कि बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन आया? तो बंगाल विभाजन के उपरांत भारत के राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार स्वदेशियत की विचारधारा आई। पहली बार लोगों को लगा कि हर प्रोडक्ट अपने देश में निर्मित हो। यही कारण था कि बंगाल केमिकल्स ये सब फैक्ट्री की स्थापना हुई। एजुकेशन में भारतीयता की बात आ गई, अपने सांस्कृतिक मूल्य की बात आ गई। बंगाल विभाजन का विरोध की लहर इतनी तेज थी कि उसको ब्रिटेन से आयातित चीनी से यहाँ के हलवाइयों ने मिठाई बनाने तक से इनकार कर दिया। यहाँ के धोबियों ने विदेशों के मिलों से बने हुए कपड़े को धोने तक से इनकार कर दिया। इतनी पनपी हुई राष्ट्रीयता को भारत ने कभी देखा नहीं था। लेकिन बंगाल विभाजन का विरोध कैसे, किस अनुरूप पुरजोर तरीके से किया जाए, इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो खेमे में बंटता नजर आ रहा था। चर्चा हम पिछले बार भी किए थे इसका। उसमें बात ये आ गई कि कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा वाले लोग थे। एक कहलाया नरम पंथ, एक कहलाया गरम पंथ। नरम पंथ का मतलब होता है कि संविधान आपको जिस दायरे में रहकर विरोध करने का अधिकार देता है, संविधान आपको जिस दायरे में रहकर विरोध करने का अधिकार देता है, उस दायरे में रहकर अगर आप विरोध करते हैं तो आप नरमपंथी हैं। जैसे आज हड़ताल पर जाने का अधिकार है, धरना दे सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, तो ये तरीका नरमपंथी तरीका है।
गर्मपंथ में हिंसा नहीं है, गर्मपंथ में मारा मारी काटा काटी नहीं है। गर्मपंथ में क्या है, उसमें दबाव जबरदस्त है, बल जबरन हड़ताल का सहारा ले लो, यातायात और संचार के साधनों को ठप करा दो, बैंकिंग प्रणाली को बंद करा दो। ये तरीका गर्मपंथी तरीका है। तो नरमपंथ का कहना था कि विभाजन अगर बंगाल का हुआ है तो विरोध बंगाल तक होना चाहिए, ये नरमपंथ का कहना है। और गर्मपंथ का कहना है कि आज बंगाल को बांटा है, कल किसी और प्रांत को बांटेगा, इसलिए विरोध करो, पुरजोर करो और हर जगह करो। इसी में नरमपंथ और गर्मपंथ आपस में लड़ता हुआ नजर आना आरंभ होता है। लगने लगा कि नरमपंथ और गर्मपंथ खेमा कहीं दो टुकड़ों में ना बट जाए। परिणाम यह हुआ कि अगला अध्यक्ष कांग्रेस का कौन हो, तो इसके लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी, ऐसे पर्सनालिटी की तलाश थी जिसके ऊपर नरमपंथ भी भरोसा करे और गर्मपंथ भी भरोसा करे। और ऐसा एक ही व्यक्तित्व थे और वो व्यक्तित्व है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये वो कैरेक्टर है, दादा भाई नौरोजी ये वो कैरेक्टर है जो दादा भाई नौरोजी के ऊपर नरमपंथ का भी भरोसा था और गर्मपंथ का भी भरोसा था। यही कारण था कि 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। कब का अधिवेशन है? 1906 का। कब का? और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई और 4 प्रस्ताव यहाँ पर पारित कर दिया गया। स्वशासन था, बहिष्कार था, स्वदेशियत था, शिक्षा थी। इस प्रकार ये चारों प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और पारित करने के बाद अब इसकी परिभाषा को लेकर नरमपंथ और गर्मपंथ दोनों खेमा आपस में कचकच करना आरंभ करता है। लेकिन 1906 की एक और घटना है। हमने यह भी बतलाया था कि मुसलमानों का एक जत्था, एक टीम आगा खां के नेतृत्व में मिला था लॉर्ड मिंटो से और मिंटो को कहा कि हम मुसलमानों की ये मांग है, इसको पूरा कर दिया जाए। तो लॉर्ड मिंटो ने साफ शब्दों में कहा कि तुम कोई संगठन बनाओ और ऐसा संगठन बनाओ जो संगठन ताल ठोक कर यह कह सके कि यह संगठन मुसलमानों के हितों की पूर्ति करने वाला संगठन है। बात को समझोगे? जैसे हम लोग चल जाएं हिंदुओं का एजेंडा लेकर के मोदी जी के पास, तो मोदी जी कह सकते हैं कि राजेश ये तेरी मांग हो सकती है, किस आधार पर हम मान लें कि ये पूरे हिंदू समाज की मांग है। अगर हिंदू समाज की मांग के रूप में इसको उठाना चाहते हो तो विश्व हिंदू परिषद से मांग मनवाओ। बात समझ में आ रहा है? आरएसएस वालों से, मैंने वैसे संगठन से मांग को रखवाओ जो ये शुरू से ही ये कहे कि यह संगठन किसका है? हिंदुओं का है। यही कारण था कि 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, क्या नाम बोले हम? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया। हाँ, 30 दिसंबर 1906। अब जरा वापस आओ, देखो कैसे इतिहास को उंगली में नचाओगे डेट को। 1905 बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। 1905 बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। बाकी एपिसोड में हम समझा चुके हैं इसका। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। 1906 ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ या ना? अब 1906 के बाद हमने कहा कि बंगाल विभाजन को लेकर के स्थिति बदतर होना आरंभ हो चुका था। नरमपंथ और गर्मपंथ दोनों अपनी अपनी परिभाषा को लेकर लड़ना आरंभ कर चुके थे, क्योंकि 4 प्रस्ताव था। नरमपंथ का कहना था स्वशासन का मतलब होगा कि शासक चाहे कोई हो, कोई लेना देना नहीं है, हमारे अनुसार शासन करे। गर्मपंथ का कहना था कि हमारे अनुसार कोई शासन क्यों करे, हम ही खुद शासन क्यों ना करें।
ऐसे ही स्वदेशियत की बात थी कि मिलें भारत में हो, मालिक चाहे जो हो, ये कहना था नरमपंथ का। गरमपंथ का कहना था यारा जब मील भारत में होगा तो भारतीय मालिक क्यों नहीं होगा। एजुकेशन पूरी भारतीय और सांस्कृतिक मूल्य पर आधारित हो। तो गरमपंथ का कहना था कि जब बच्चे भारत के होंगे तो मास्टर और हेडमास्टर और प्रिंसिपल सब भारतीय क्यों नहीं होगा। तो आपस में इन विचारों का टकराहट चरम पर है। और उसी दरमियान लगा कि नरमपंथ और गरमपंथ दोनों धड़ा इस बात का अब इंतजार कर रहा है कि अगला अध्यक्ष जिस खेमे का बनेगा परिभाषा उसी का लागू होगा। और ये अधिवेशन होना है कहाँ पे? सूरत में। इसलिए सूरत अधिवेशन के नाम से ये जाना जाता है। नरमपंथ और गरमपंथ दोनों खेमा के लोग जोर आजमाइश में है। जोर आजमाइश इस बात को लेकर चल रहा है कि अगला अध्यक्ष किस खेमे का होगा। नरमपंथी खेमा अपनी ताकत लगा रहा है, गरमपंथी खेमा जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहा है। नरमपंथ और गरमपंथ के बीच तू में धीरे धीरे होना आरंभ होता है। मंच पर तमाम दिग्गज नेता बैठे हैं। उसमें नरमपंथियों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले फिरोज शाह मेहता हैं। नरमपंथियों के बेताज बादशाह कौन है? फिरोज शाह मेहता। ध्यान रखना, पूछता भी है। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। मंच सजा हुआ है, तमाम बैठे हैं, कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। अब नरमपंथ और गरमपंथ का रिश्ता हम समझा दें। ध्यान रखना, नरमपंथ की ताकत है गरमपंथ और गरमपंथ का सुरक्षा कवच है नरमपंथ। गरमपंथ का सुरक्षा कवच है नरमपंथ और नरमपंथ की ताकत है कौन? गरमपंथ। तो नरमपंथ और गरमपंथ ये दोनों खेमा, नरमपंथ और गरमपंथ ये दोनों खेमा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरा है। और आज वही नरमपंथ और वही गरमपंथ आपस में जो कचकच करना आरंभ करता है, इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ेगा। यहाँ पर नरमपंथी खेमा जो अपने अध्यक्ष और अपनी परिभाषा पर अड़ा है, गरमपंथी खेमा अपनी परिभाषा और अपने अध्यक्ष को बनाए जाने को लेकर अड़ा हुआ है। इसी बीच कार्यकर्ताओं के बीच तू में होना आरंभ हुआ। वही पुराना राग कि अगर विचार मेरा तो शासक हम क्यों नहीं, अगर सब कुछ मेरा तो मास्टर हेडमास्टर मेरा क्यों नहीं। तो ये जो नरमपंथ और गरमपंथ धीरे धीरे माहौल गर्म होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे नरम ना रहा, नरम गरम होना शुरू हो गया। और पक्के तौर पर कोई बिहारी बैठा होगा बाबू, जुतवा खोला और मारा टप से मुड़ियम। किसको? फिरोज शाह मेहता को। लग गया फिरोज शाह मेहता को। अब तो हो गया कि तुर नेतवे पिटा गया, क्योंकि फिरोज शाह मेहता नेता किसके थे? नरमपंथ के। किसके? फिर नरम ना रहा, नरम गरम हो चुका था और गरम पैदाइशी गरम था। फिर माहौल गर्मा गर्म हो गया, तुम मिले दे दनादन शुरू हो गया। नरमपंथियों ने गर्दा उड़ा के मारा किसको? गरमपंथ को। और गरमपंथियों ने मारा नरमपंथ को। और इस प्रकार नरमपंथ और गरमपंथ ये दोनों खेमा एक दूसरे से अलग हो गया। डन है? हाँ या ना? तो इस प्रकार नरमपंथ और गरमपंथ दोनों धड़ा एक दूसरे से 100% यहाँ पर अलग हो जाता है। और इस प्रकार कांग्रेस रूपी संगठन में एक फूट पड़ जाता है। इसी दिन के इंतजार में तो बैठी थी ब्रिटिश हुकूमत। ब्रिटिश हुकूमत ने नरमपंथियों को कहा कि या गले लग जा कि तुम्हारी जो मांगे हैं बोलो, हम पूरी कर देंगे। नरमपंथियों गदगद हो गया, लगा कि बाप रे बाप, साला ये हम कौन गलती किए थे जो आज तक हम किसके साथ थे? गरमपंथ के साथ थे। अगर हम पहले अलग हो गए होते तो आज भी ब्रिटिश हुकूमत मेरी मांगों को कब का पूरा कर दिया होता। लेकिन हमारी भूल यही है कि हम किसके साथ थे? तो गरमपंथ के साथ थे। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ या ना? नरमपंथ, अब गरमपंथ अलग हो चुका है। वो भी कहना आरंभ किया कि बहुत भारी भूल थी कि हम किसके साथ थे? कि हम नरमपंथ के साथ थे।
अब गरमपंथ को लग रहा है कि अब क्या है, साला माइक चोंगा लगाएंगे और ज़बरदस्त दहाड़ेंगे, हुकूमत का बखिया उधेड़ के रख देंगे। ये बार बार फील हो रहा है किसको? ये बार बार फील हो रहा है गरमपंथ को। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का ये नज़रिया नहीं था कि नरमपंथ के हितों की पूर्ति कर दे। ब्रिटिश हुकूमत का नज़रिया बिल्कुल साफ था कि नरमपंथ को तब तक मिलाए रखो जब तक कि गरमपंथ की ताकत को ताकत से कुचलकर न रख दो। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य कभी भी नरमपंथ को, नरमपंथियों की मांगों को पूरा करना नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि गरमपंथ की ताकत को ताकत से जब तक कुचल न दिया जाए तब तक नरमपंथ को अपने साथ मिलाए रखो, और जिस दिन गरमपंथ की ताकत समाप्त हो जाएगी, दूध में पड़े मक्खी की तरह गरमपंथ को उठाकर फेंक दिया जाएगा, और गरमपंथ को भी उठाकर फेंक दिया जाए, क्योंकि गरमपंथी कमज़ोर हो चुके होंगे तो फिर नरमपंथियों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नरमपंथी इसको अपनी ताकत समझ रहा है। अभी नरमपंथियों को लग रहा है कि हमारी मांगें पूरी कर दी जा रही है। ये फरियाया की धकधकी है। दिमाग काम कर रहा है? हाँ, जाओ। ये समझ में आ गया? रीजन समझ में आ गया? नरमपंथ और गरमपंथ के दोनों धड़े के पीछे की हुकूमत की मानसिकता समझ में आई? ध्यान रखना यार, ये सब कथन कारण वाला चीज़ होता है, ये सब बोर्ड में छापे उपे वाला चीज़ नहीं होता है। इतने काफ़ी होता है जनरल एग्जाम के लिए कि सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। बोस नहीं, घोष। बोस अलग है, बोस है बम बारूद वाला पार्टी, यहाँ है घोष। बोस और घोष अलग है। यहाँ कौन है? घोष। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? रास बिहारी घोष ने। सूरत में ही कांग्रेस रूपी संगठन दो टुकड़ों में बट गया। एक कहलाया नरमपंथ, एक कहलाया गरमपंथ। नरमपंथियों के प्रति ब्रिटिश हुकूमत का अप्रोच क्या था? तो उस आरंभ में था बहुत सकारात्मक था। उसने यह प्रदर्शित करना चाहा कि हम तुम्हारी हर मांग को पूरा कर देंगे। डन है? हाँ या ना? फिर से वापस आओ। 1905 बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। 1906 तुम्हारा कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष। कांग्रेस में फूट। अब आता है कालखंड 1908। तिलक का नाम सुना होगा तुम लोग? हाँ, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यारा, उन्होंने एक कविता लिखी थी। वो कविता में यही चीज़ लिखा था उन्होंने कि आज हर भारतीय को शिवाजी बन जाना चाहिए। इतना करोड़ आबादी को, इतना करोड़ हाथ, 35 करोड़ आबादी को 70 करोड़ हाथ उठा लेना चाहिए। अभी औरंगजेब की तादाद बढ़ गई है, इसका फन कुचल देना चाहिए। तो उन्होंने जो कुछ लिखा था वो शिवाजी और औरंगजेब को एक माध्यम बनाकर लिखा था, और लिखा इतना बढ़िया था कि पढ़े के बाद आग लगना तय था। परिणाम यह हुआ कि वो जो लेख लिखे थे, कविता लिखे थे, वो कॉपी खूब बिका। जो पढ़ा देहियम आग लगा कि अंग्रेज को धर के कुछ देना चाहिए। अंग्रेज को जानकारी मिली कि तिलक ऐसा बात लिखा है जिसमें तुनी पिटाना तय है। तो अंग्रेज को साला मराठी क्या खाक बुझाएगा, और हिंदी तो बुझेबे नहीं करता है। तो अंग्रेज क्या किया, उसका ट्रांसलेशन करवाया, और पूरे ट्रांसलेशन में हर जगह है शिवाजी और औरंगजेब। कौन कौन है? शिवाजी और औरंगजेब। तो अंग्रेज को लगा यार शिवाजी मर गए हैं 1680 में, औरंगजेब मर गया है 1707 में, और ये इतिहास है 1908 का, तो हमरा का लेना देना औरंगजेब और शिवाजी से। तब उसको लोग समझाया कि शिवाजी ने औरंगजेब को धर के धुना था, परेशान किया था, और औरंगजेब जो कैरेक्टर है वो अंतर्राष्ट्रीय हरामी है, और वो अंतर्राष्ट्रीय हरामी तुम हो। तब अंग्रेज को समझ में आया कि बप्पा ये तो साला इनडायरेक्ट टोन में डायरेक्ट गरिया के निकल गया। तब उसके ऊपर ऐसे नॉन बेलेबल धारा लगाया जिसमें कभी भी बेल
नहीं मिल सकता। बड़ा गोपनीय तरीके से रात्रिकालीन बेला में उनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज किया गया, लेकिन उनका एक शुभचिंतक इंस्पेक्टर था, सवेरे जाके उनको रातें बता दिया तिलक को कि तिलक तुम बेल का जुगाड़ करो, नहीं तो जेल जाना तय है। दूसरे दिन तिलक जो है अपना फर्स्ट क्लास तिलक चंदन लगा के तैयार थे। आला अधिकारी सब आए, अपने ही वेलकम किए, वो लोग भी भकुआ गया और बैठा करके बोल दिए कि हमारे ऊपर ये धारा लगाए हुए हो जिसमें बेल होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो लोग भी शॉक्ड हो गया कि यार जब तुम जानिए रहा था तो भागा काहे नहीं। पूछा भी कि जान रहा था तो भागा काहे नहीं। कहा कि आप गिरफ्तार कीजिए तो सही। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाया गया तो और मुकदमा चला के उनको मांडले जेल की सजा दी गई। किनको? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। दूसरे दिन अखबार में मोटा मोटा हेडलाइन छपा कि ये हुकूमत कितनी जालिम है, कितनी क्रूर है कि कविता लिखने की सजा जेल है। बात समझ में आ रहा है? ये कैसा मानवतावादी सरकार है जो लिखने के एवज में किसी को जेल में डालती है। बतलाओ, ये सब शीर्षक रहेगा अखबार का हेडलाइन, तो जे पढ़ेगा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाएगा कि नहीं जाएगा? हल्का खिसियाएगा कि गर्दा उड़ाएगा? अच्छा, सबका सिंपैथी तिलक की ओर होगा कि अंग्रेज की ओर? तो आम जनता के सर्वमान्य हीरो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? सबों के नेता हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तब वो लोकमान्य हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तब हो गए वो क्या? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये घटना है 1908 के। घटना है डन है। 1905 बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। 1906 ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष। 1908 तिलक को मांडले जेल। 1908 तिलक को मांडले जेल। यहाँ तक फरिया गया कि धकधकी है? बोल लेगा? अब भरोसा हुआ कि 47 तक का इतिहास एक साल का बोल लोगे? हाँ या ना? जी। 1908 के बाद ले लो कालखंड 1909। 1909 का जो पैकेजिंग है उसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। नाम क्या है? क्या नाम है? फिर से बोलो। कब आया है? कब आया है? क्यों आया है? इस क्यों का जड़ 1905 के बंगाल विभाजन में छिपा है। 1905 के कालखंड में अंग्रेजों ने जब बंगाल को बांटा और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल किया, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और उन लोगों को कहा था कि तेरे अच्छे दिन आएंगे, तेरी हर मांग पूरी कर दी जाएगी। तो इधर मुस्लिम समुदाय भी इंतजार में था कि अब मांग पूरा करेगा, तब मांग पूरा करेगा। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस कितने टुकड़ों में बंट गई? 2 टुकड़ों। और इधर नरम पंथ को अंग्रेजों ने क्या कहा कि तेरे भी अच्छे दिन आएंगे, तेरे भी मांगे पूरी कर दी जाएगी। यारा एक 1906 में सपना दिखाया, एक को 1907 में दिखाया। दोनों का सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है। अब इन लोगों को लग रहा है कि वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। पर आया परिणाम यह हुआ कि अब लगने लगा कि अब अगर हम नरम पंथ के हितों की पूर्ति नहीं करते हैं, मुसलमानों के हितों की पूर्ति नहीं करते हैं, तो कहीं नरम गरम दोनों ना मिल जाए और हिंदू मुस्लिम एकता फिर से कायम ना हो जाए। हमें कुछ ऐसा कर देना है जिसे भारत के मुस्लिम तबके को तोड़कर हम अपने पक्ष में ला दें। हमें कुछ ऐसा कर देना है कि नरमपंथियों के विश्वास को जीत लें, ताकि नरम पंथ और गरम पंथ कभी एक मंच पर ना आ सके। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? नहीं सर किया सर, तब ठीक है। पहलवान तेरा आज वो ढंग से नहीं मिला पाई, खैर कोई बात नहीं। तो नरम पंथ और गरम पंथ और इधर मुस्लिम लीग का एक में नरमपंथियों को अपने पक्ष में करना है, मुसलमानों को अपने पक्ष में करना है। मतलब मूल मोटिव है फूट डालो और राज करो।
फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। यार बहुत कम मुसलमान था और बहुत कम मुसलमानों के लिए अंग्रेजों ने पहली बार पृथक निर्वाचन दिया, सेपरेट इलेक्शन नॉट रिजर्वेशन। ध्यान रखना, मतलब ये व्यवस्था कर दिया कि उम्मीदवार जो खड़ा होगा वो मुसलमान होगा और वोटर भी केवल मुसलमान होगा, मतलब मुसलमान को ही वोट देगा। तो बदलाव भारत के मुस्लिम तबके को लगेगा कि नहीं कि या अंग्रेज तू खुदा से कम नहीं है, अगर तू ना होते तो पृथक निर्वाचन भी नहीं होता। और ये पृथक निर्वाचन है कब तक? तो पृथक निर्वाचन है तब तक जब तक अंग्रेजों की सत्ता कायम है, तब तक। विद्या कसम मेरे सातों विद्या नाश हो जाएगा अगर ये भूला तो। 1909 में दिया गया कौन निर्वाचन? पृथक निर्वाचन। कौन निर्वाचन? कौन निर्वाचन? कौन निर्वाचन? कौन निर्वाचन? कब दिया गया? 1909 के पैकेजिंग का नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम है? क्या नाम है? मार्ले मिंटो सुधार। नाम क्या है? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन है और नरमपंथियों को वायसराय की काउंसिल में जगह दिया गया। ये नहीं बुझा रहा होगा, एक वायसराय होता था तो वायसराय का सलाह देने के लिए कुछ लोगों की टीम होती थी। उस टीम में एक भी मेंबर भारतीय नहीं होते थे, एक भी मेंबर भारतीय। उस काउंसिल में अगर नरमपंथ को जगह दे दिया जाए तो नरमपंथियों को भी लगेगा कि नहीं कि पार लियो, जहाँ कानून बनता वहाँ पहुँच लियो। बात समझ में आ रहा है? तो नरमपंथी भी गदगद था, अब लगा कि आज साला कितना अच्छा हुआ जो हम गरमपंथ से अलग हो गए। ई फरियाया, हाँ या ना? तो इस प्रकार नरमपंथ और गरमपंथ दोनों खेमा एक दूसरे से क्या हो चुका है? अलग हो चुका था। नरमपंथियों को वायसराय की काउंसिल में जगह दे करके ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति को जमीन पर उतार दिया। भारत के मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे करके उसको अपने पक्ष में कर लिया। और इस प्रकार जो हालात यहाँ पैदा हुए, इस प्रकार जो परिस्थितियाँ यहाँ क्रिएट की गई, उसमें ये स्पष्ट हो चुका था कि ब्रिटिश हुकूमत अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने में 100% सफल हो चुका है। ये फरिया गया। लेकिन अंग्रेजों से एक भूल हुई थी और वो भूल थी बंगाल का विभाजन। कल तक राष्ट्रवादी तबके को कोई मुद्दा था ही नहीं। जैसे देखो, कल तक था ना, चुनाव के समय में हमेशा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का गीत लोग गाना शुरू कर देता था, हाँ या ना? कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बेटा मंदिरें बन गया तब कसम खाना भूल जाएगा, हाँ या ना? अरे तुम लोगों को लग रहा होगा हिंदू और मुसलमान की जीत है, कुछ जीत नहीं यार। भारत के बहुत बड़े तबके को हिंसक वारदात से उबार दिया गया, नहीं थी मुद्दा मुद्दे रह जाता। अरे मुस्लिम राजनीति करने वाले लोग मुसलमानों को अपने पक्ष में, हिंदू राजनीति करने वाले हिंदुओं को अपने पक्ष में लॉबिंग को तैयार करता रहता, मुद्दा ही नहीं रहा। बहुत बड़ी समस्या का सही सटीक समाधान निकल गया। तो बात को समझना, अंग्रेजों ने आज राष्ट्रवादी तबके को बैठे बैठे एक मुद्दा दे दिया था कि मेरी मांगे पूरी करो, बंगाल विभाजन रद्द करो। फरियाया, हाँ या ना? अंग्रेज के माथा में टन टन घंटी मारना शुरू किया कि सलाई की कर लियो हम बप्पा। अब हर जगह क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा है। राष्ट्रीयता दिन प्रतिदिन फैलते जा रही है। गांव वाले लोग ब्रिटिश हुकूमत के विरोध जा रहा है। कल तक अंग्रेज जो कुछ भी कहता लोग आसानी पूर्वक मान लेता था, कह रहा है सही कह रहा है, लेकिन अब उसकी बात को मानने और सुनने को कोई तैयार नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब गर्मपंथी तबका, राष्ट्रवादी तबका, ये सब बंगाल विभाजन का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जब तक बंगाल ऐसे ही बना रहेगा, बटा रहेगा, तब तक राष्ट्रवादी तबके को एक मुद्दा हाथ में बना रहेगा। क्यों नहीं उसके हाथ से ही ये मुद्दे को छीन लिया जाए? क्यों नहीं उसके हाथ से ही इस मुद्दे को क्या कर लिया जाए? छीन लिया जाए। और इसी मुद्दे को छीनने के उद्देश्य से 1911 में कब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार मतलब मीटिंग, जिसके चीफ गेस्ट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। क्या नाम बोले?
मेरी की तुम्हारी, मेरी की तुम्हारी, क्या क्या नाम बोले? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। जानते हो वहीं पर स्वागत गान में गाना गाया गया था, जन गण मन के अधिनायक की, हे जॉर्ज पंचम, हे महारानी मेरी। यहाँ रहने वाले तमाम जनता के, तमाम समूहों के गण, तमाम तंत्र के मालिक हो आप, जन गण मन के अधिनायक की जय हो। भारत भाग्य विधाता कि तू ही भारत के तकदीर लिखने वाले हो। पंजाब सिंध उत्कल मराठा, पंजाब सिंध उड़ीसा महाराष्ट्र, ये तमाम भूभाग के आप मालिक हो, आपकी जय हो जय हो जय हो। ये मीनिंग था जिसको आगे चल के राष्ट्रीय गान के रूप में तब्दील कर दिया गया। पर आया ना बोला हाँ रे। ये घटना कब की है? 10 की कोई राजनीतिक घटना नहीं है, 10 की कोई राजनीतिक घटना। और 1911 में कौन दरबार? दिल्ली दरबार। चीफ गेस्ट कौन है? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। जॉर्ज पंचम और जॉर्ज पंचम और जॉर्ज पंचम और जॉर्ज पंचम और डन है। यहाँ पर 3 प्रस्ताव पारित किया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, क्योंकि यही मांग था, बंगाल विभाजन रद्द कर दो, कर दिए। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करो, वो कर दिया। और जो राजधानी कलकत्ता थी, वो कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। कलकत्ता से कलकत्ता से कलकत्ता से कब? नहीं, प्रस्ताव लाया गया। जैसे अगर कहें कि अगर हम मुंडन कर देंगे एतवार को, ये प्रस्ताव आज पारित हुआ है सोमवार को। आए गश्ती नहीं, प्रस्ताव पारित होना मतलब ये काम किया जाएगा। ये पारित हुआ 11 में और ये तीनों प्रस्ताव को लागू किया गया 12 में। यही कारण है कि कभी 11 टिक लगाओगे तो 12 सही निकल जाएगा, और कभी 12 लगाओगे तो 11 सही हो जाएगा। जब वर्ड प्रस्ताव देगा तब 11 होगा, और जब लागू वर्ड देगा तो 12 होगा। डन है? फरिया गया? जरा भजन कर लो वापस। 1905 बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, 1905 बंगाल विभाजन, 1905 बंगाल विभाजन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, 1906 ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष, सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट, कांग्रेस में 1908 तिलक को मांडले जेल, 1908 में तिलक को 1909 में हो गया मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, मुसलमानों को और वायसराय की काउंसिल में नरमपंथियों को जगह। 10 की कोई घटना नहीं। 11 में दिल्ली दरबार, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, जॉर्ज पंचम और महारानी कब है? कितने प्रस्ताव? बंगाल विभाजन रद्द है, बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग है, और राजधानी कलकत्ता से कब? 11 में प्रस्ताव पारित किया। लागू कब हुआ? लागू पूछेगा तो आंसर क्या होगा? प्रस्ताव पूछेगा तो क्या होगा? अब फिर घटना चर्चा करेंगे 1913 की। तो ये थी खबरें आज तक, इंतजार करो परसों तक। जय हिंद, जय भारत।